हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 18 फरवरी। तो आज के इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। पहला है सिविल जिम्मेदारी परमाणु क्षति कानून, और उसमें परमाणु ऊर्जा कानून का प्रस्तावित संशोधन। तो हुआ क्या है कि सरकार का चूंकि लक्ष्य है परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना आने वाले भविष्य में, क्योंकि हम कोयला और बाकी जो हमारे ऊर्जा के क्षेत्र हैं उन्हें कम करके पेट्रोलियम वगैरह से हम रिन्यूएबल वाले और परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। तो उसी के लिए एक परमाणु ऊर्जा कानून में प्रस्ताव संशोधन किया गया है। तो पहले जानते हैं सिविल जिम्मेदारी परमाणु क्षति कानून को। तो ऐसे समझते हैं कि मान लो परमाणु कोई दुर्घटना हो जाए, और क्यों दुर्घटना होगी, कोई अगर परमाणु जो ईंधन है उसका गलत तरीके से क्या करता है, यूज़ करता है, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही किसके प्रति होगी। मतलब अगर कोई परमाणु दुर्घटना होती तो किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, वही है सिविल जिम्मेदारी परमाणु क्षति कानून। तो जिम्मेदार बनाया जाएगा व्यक्ति को। तो ये कानून असल में 2010 में आया था, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो इस वजह से 2010 में सिविल जिम्मेदारी परमाणु क्षति कानून लाया गया था, ताकि अगर कभी परमाणु दुर्घटना हो तो नागरिकों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। नागरिकों को अगर हानि होती है तो कौन जिम्मेदारी तय करेगा, उस संस्थान जो रुपए देगा उसके ऊपर जिम्मेदारी रखी जाएगी। तो इस वजह से ये संशोधन इसमें किया जा रहा है। अब संशोधन क्यों किया जा रहा है, अभी वर्तमान में क्या समस्या है कि वर्तमान में अगर कोई देश अगर भारत में परमाणु सप्लाई करता है और कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी कंपनी को भी हम जिम्मेदार मान सकते हैं कि उन्होंने ईंधन को सही नहीं दिया था। पर इसमें अब संशोधन हो रहा है, क्योंकि फ्रांस वगैरह और जो यूएसए वगैरह हैं वो इसी वजह से भारत की मदद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भी जिम्मेदार बनाया जा सकता है। तो इसमें ही चेंज हो रहा है। तो हमने क्या समझा पहले कि जो सिविल जिम्मेदारी परमाणु क्षति कानून है कब आया था, 2010 में आया था। उद्देश्य क्या है, भारत की जो परमाणु दुर्घटनाएं हों उनके प्रति कानूनी कार्रवाई को बनाना है। और इसमें जो कन्वेंशन है किस पे आधारित है, तो वियना कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन और बाकी ब्रुसेल्स सप्लीमेंट्री कन्वेंशन, इनसे ये प्रेरित है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ऐसे कानून हैं जो परमाणु जिम्मेदारी को तय करते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, कठोर और बिना गलती की जिम्मेदारी अभी होती है। कभी कभी क्या होता है, ऑपरेटर के दोष के बावजूद परमाणु संयंत्र का अगर ऑपरेटर दोषी है, पर माना किसे जाएगा दोषी, ऑपरेटर के साथ साथ जिसने सप्लाई भी करी है। तो ऐसे कठोर और गलती के लिए जिम्मेदारी वाले अभी गलत कानून है। जिम्मेदारी की सीमा तो 1500 करोड़ तक की सीमा निर्धारित कर दी गई है। उसके बाद बीमा और वित्तीय सुरक्षा, ऑपरेटर को बीमा और वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है अगर वो करेंगे। यह क्षति 1500 करोड़ से अधिक होती है तो सरकार हस्तक्षेप करेगा। मतलब 1500 तक उस कंपनी को देना होगा, उसके बाद है तो सरकार को। तो ये सब कानून है। इसकी अन्य विशेषताएं देखें तो सरकार की जिम्मेदारी की सीमा है तो 300 मिलियन विशेष जो आहरण अधिकार है उसके बारे में इसमें दे दिया गया है। मुआवजा समय सीमा तय कर दी गई है, जो मुआवजा लोगों को मिलेगा। क्योंकि हुआ क्या था, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो मुआवजा दिया गया था वो बहुत कम मुआवजा दिया गया था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था और ज़्यादा समय में दिया गया था। तो मुआवजे की समय सीमा निर्धारित की गई है, सरकार की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, और ये बताया गया है कि जो घटना होती है उसे 15 दिन के भीतर उसे रिपोर्ट भी करना होता है और मुआवजे को न्याय संगत बनाना है। तो ये हमने जाना। तो क्या है इसका मेन जो लक्ष्य है कि जो लोग हैं नागरिकों की एक तरीके से सुरक्षा कवच के रूप में काम करना है। तो उद्देश्य क्या था, जनता का विश्वास बढ़े, ताकि ये सारे इसके उद्देश्य हुआ करते थे, और जिम्मेदारी और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब अभी सरकार ने इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं तो इस वजह से ये चर्चा में था। अगला है परमाणु ऊर्जा कानून 1962। तो इसी से संबंधित है, तो इसे देखते हैं। तो अगर सोचो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए कोई कानूनी प्रावधान भी तो होने चाहिए। सुरक्षा और उसके कानूनी प्रावधान तो वो तय कौन करेगा, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा, अब उन्हें तय कौन करेगा, तो 1962 का
परमाणु ऊर्जा कानून ही ये सब तय करता है। तो ये हमने देखा। अब जो 1962 का ये कानून है, इसका उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा का भारत में विकास करना और ईंधन के रूप में यूरेनियम और थोरियम का रिएक्टर में यूज़ करना। साथ ही सरकार द्वारा नियंत्रित, संचालित और निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी, मतलब सरकार का नियंत्रण ज़्यादा हो, निजी क्षेत्र की भागीदारी कम हो। क्यों? क्योंकि 62 में आया था, तब LPG रिफॉर्म तो आ नहीं पाए थे, तो सरकारी क्षेत्र की ज़्यादा हिस्सेदारी इसमें तय की गई थी। तो हमने ये देखा 1962 का एक एक्ट आया था। अब 1962 का एक्ट तो आ गया था कि जो परमाणु क्षेत्र है उसमें क्या करना है? रिसर्च एवं डेवलपमेंट करना, R&D करना है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई थी ताकि सुरक्षा वगैरह और भी बनी रहे। उसके बाद एक संगठन है ये AERB क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। ये कब बना था? तो ये बना था 62 के कानून के तहत ही 83 में ये स्थापित हुआ था। मुख्य कार्य क्या थे? वही कार्य हैं परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र हैं उनकी सुरक्षा करना। तो परमाणु ऊर्जा की सुरक्षा नियंत्रित करना और उसके बाद रिएक्टर वगैरह की सुरक्षा करना। तो ये इसके लक्ष्य हैं, कार्य हैं किसके? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के। कब बना था? 83 में। क्यों बना था? 62 के एक्ट के तहत। तो मानव स्वास्थ्य परमाणु के लिए बिना किसी अत्यधिक जोखिम के जो आयनित विकिरण परमाणु ऊर्जा का मतलब सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना है। तो ये हमने देखा इसके बारे में। जो अगला कानून है वो है, अगला आर्टिकल है मछली सर्वेक्षण और भारत। मछली सर्वेक्षण भारत और नई मछली के लिए ज़मीन। तो हुआ क्या है? अरब सागर में हमने नई मछली के केंद्र क्षेत्रों को खोजा है। तो इससे मदद क्या मिलेगी कि अभी देखते हैं हम कि श्रीलंका वगैरह या और देशों के जो देश हैं वो हमारे नाविकों को पकड़ लेते हैं, जो मछुआरे होते, तो इससे ये भी मदद मिलेगी। तो हाल ही में भारत की सरकार की जो फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया है उसने अरब सागर में क्या किया है? मछली पकड़ने के लिए एक अत्यधिक अच्छा क्षेत्र खोज लिया है। ये केरल के कोल्लम से गोवा तक का इलाका है। तो केरल से गोवा तक का ये इलाका है खोजा गया है। मतलब इलाका तो पानी में ही है, पर वो पहले उस क्षेत्र में कम जाते होंगे जो मछुआरे हैं, अब उन्हें बता दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, यह इलाका भारत के पश्चिमी तट से लगभग 100 से 120 समुद्री मील की दूरी पे है। तो 120 मील की दूरी पे है, तो दूर तो है काफ़ी है। पर भारतीय मत्स्य संपदा योजना को देख लेते हैं। तो मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ही चूंकि ये जो खोज हुई है वो इसी योजना के अंतर्गत हुई है, क्योंकि इसका काम क्या है? मत्स्य संपदा को बढ़ावा देना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये वित्त पोषित किया गया। उद्देश्य क्या है? मछली पकड़ने के उद्योग को बढ़ावा देना और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो ये देखा हमने। अब जिस सर्वेक्षण ने इसको खोजा है वो उसको देखते हैं। तो मछली सर्वेक्षण भारत जो है उसका नोडल संस्थान है ये। तो भारत सरकार के मत्स्य पालन के तहत ये कार्य करता है। जो मत्स्य वाला जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये काम करता है। प्राथमिक इसकी जिम्मेदारी क्या है कि जो EEZ है, स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन है उसके आसपास, मतलब जो अपना भारत का क्या है इकोनॉमिक जोन है जो 200 नॉटिकल माइल उसके आसपास वाले क्षेत्र में सारी चीज़ें मछली संसाधन को देखना होता है। मछली सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है इसका? महाराष्ट्र में, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अब देखें मछली सर्वेक्षण भारत का इतिहास वगैरह। तो ये जो सर्वेक्षक है 1946 में मछली पकड़ने के लिए से स्थापित किया गया था। तो मछली सर्वेक्षण जो है ऑफ इंडिया इसका 1946 में से स्थापित किया गया था। 74 में फिर इसे क्या किया गया कि राज्यों के जो ऑफशोर एरिया मतलब समुद्र के एरिया वहाँ पे इसको विकसित किया गया था, मतलब बढ़ावा दिया गया था। 46 वाली डेट याद रखनी है, ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है 83 में फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया ने फिर से इसे संगठित किया और उन्नत कर दिया। 88 में ये मान्यता प्राप्त कर दिया गया था। तो एक दो चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे 46 का याद रख सकते हैं और 83 की FSI जो है फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में फिर से इसे स्थापित और सुनिश्चित किया गया था किसे? मछली सर्वेक्षण भारत को, क्योंकि इसी ने वो एरिया की खोज की है। अगला देखें सूडान वायरस। तो सूडान वायरस के बारे में अगर देखें तो सूडान तो देश हम जानते ही हैं, जो अफ्रीका में एक देश है उसका नाम क्या है? सूडान देश है। अब सूडान में ही एक वायरस है जो अभी फिर से चर्चा में आ गया है। तो ये इसके चूँकि एरिया इसमें क्या हो रहा है, जो ज़्यादा बीमारी फैल रही है। तो सूडान वायरस की पहचान और रिजर्वायर, तो पहली बार 1976 में सूडान की जो दक्षिणी सूडान में इस वायरस की SVD की खोज की गई थी। कारण क्या
क्या है, सुडाइन वायरस फिलोब्रिडी परिवार का एक सदस्य है। तो फिलोब्रिडी जो बीमारी फैलाते हैं उसी का ये वायरस है। इसमें चमगादड़ों और गैर मानव प्राइमेट्स में ये पाया जाता है। एक तो चमगादड़ों में पाया जाता है, अब चमगादड़ों से ये जानवरों में जाता है, जैसे बंदर और भी जानवर, और उनसे ये फैल जाता है मानव में भी। तो ये हमने देखा। सुडान वायरस के बीमारी के बारे में देखें तो व्यक्ति से व्यक्ति में फैल सकता है, संक्रमित सतह से फैल सकता है, और संक्रमित जानवरों के अगर संपर्क में आते हैं तो ये क्या है, फैल जाएगा। एसबीडी के बारे में, यह वायरस कोई स्वीकृत उपचार और वैक्सीन कोई इसकी नहीं है, तो इस वजह से ये भी चर्चा में चल रहा है। तो वायरस में समानता क्या है, ये एबोला वायरस से मैच करता है। तो एबोला वायरस इसी एरिया में चलता है, तो जो एबोला वायरस है उससे इसकी समानता भी देखी जाती है। अगला आर्टिकल है जगदीश चंद्र बोस को लेकर। तो जगदीश चंद्र बोस को लेकर अगला न्यूज़ है, तो इसे देखते हैं। तो हुआ क्या है, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन है ANRF, तो ANRF ने क्या किया है, जगदीश चंद्र बोस ग्रांट की शुरुआत की है। ये क्या करेगा, जो वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिक हैं, युवा नहीं वरिष्ठ, और इंजीनियरों को उन्होंने जो जीवन भर उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन्हें पहचान दिलाई जाएगी और उन्हें मदद दी जाएगी, धन सहायता भी मिल सकेगी उन्हें। तो जगदीश चंद्र बोस के लक्ष्य और योग्यता वगैरह देखें, मतलब इस ग्रांट में अगर कोई व्यक्ति मानदंड में आता है तो कौन व्यक्ति होगा। तो लक्ष्य क्या है इसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट वैज्ञानिकों, जो वरिष्ठ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सहायता करना और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और तकनीक नवाचार को बढ़ावा देना है। योग्यता मानदंड देखें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए तो वही है, प्रोफेसर हों, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आयु सीमा क्या है, 68 वर्ष तक के ही लोगों को ये प्राप्त दी जाएगी। तो ये पूछा जा सकता है कितनी आयु सीमा, क्यों वरिष्ठ से लगेगा कि उम्र भर होगा, नहीं, 68 वर्ष की आयु प्राप्त कर यह ग्रांट 68 की आयु तक प्राप्त की जा सकती है, जो मदद मिलेगी। जगदीश चंद्र बोस, इसकी विशेषताएं देखें ग्रांट की, वित्त पोषण प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए और प्रत्येक 5 वर्षों तक अनुसंधान गतिविधियों के लिए, तो प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए और 5 वर्षों तक के लिए वो अनुदान के रुपए मिलेंगे इसमें। और संस्थान को, अगर वो संस्थान है कोई, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष उन्हें दिया जाएगा। तो ऐसी सारी वही, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस टेक, इन सबको बढ़ावा देना है, तो ये देगा। अब ANRF चूँकि संस्था से संबंधित आया तो इसे देखते हैं। तो ANRF की स्थापना और उद्देश्य, तो ANRF अधिनियम 2023 के तहत स्थापित किया गया था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुसार है। तो नई शिक्षा नीति 2020 की आई थी, उसी के आधार पर ANRF का स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है इस ANRF का, कि जो स्कूल कॉलेज वगैरह हैं, रिसर्च वगैरह, वहाँ पर रिसर्च को बढ़ावा देना है मेनली। तो अनुसंधान और विकास को उच्च स्तर पर बढ़ावा देना ANRF का उद्देश्य। संगठन कैसा है, गवर्निंग बोर्ड इसका होता है, प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षित, और इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री और उपाध्यक्ष भी शामिल होते। तो इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होती है। तो ANRF का पूछ लेगा अगर, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष करते, बिल्कुल सही बात है। बाकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और भी लोग होते, पर मेन यही रहेगा कि प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्ष है, तो ये सही है। अब देखते हैं जगदीश चंद्र बोस के बारे में। तो सोचो, ये भारत के वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, भारत को कहाँ, विदेशों में भी पहचान दिलाई थी। और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने रेडियो के संबंध में और जिन्होंने पौधों के संबंध में सबसे अहम खोजें की थी। तो जैसे कि क्रेसीग्राफ की खोज की थी, जिसने बताया था, इसी योगदान के जरिए हमें पता चलता है कि पौधे भी वृद्धि करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ध्वनि स्पर्श, इनके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो बॉटनी के क्षेत्र में इन्होंने क्रेसीग्राफ जो है तकनीकी खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने। वनस्पति बॉटनी में क्या किया था इन्होंने, स्टडी ऑफ प्लांट वगैरह के लिए इनका भी अध्ययन किया था। तो ये सारी चीज़ें, और इन्होंने हाइड्रोट्रॉपिक, प्रकाश की ओर जो पौधे मुड़ते हैं ना, उसके संबंध में इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। साथ ही साथ फिजिक्स में देखें तो इन्होंने क्या, जगदीश चंद्र बोस की खोजें रही हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का पोलराइजेशन पे इन्होंने योगदान दिया था। मतलब क्या हुआ, प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि बताई थी, और यह दिखाया था कि यह अन्य चुंबकीय विकिरण के समान ही है। जो प्रकाश की तरंग है वो अन्य जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
तरंगें होती हैं उसके समान है, तो इसमें भी इन्होंने बताया था। साथ ही माइक्रोवेव क्षेत्र में कार्य करने की इन्होंने शुरुआत की थी। जो रेडियो चलते हैं, अब रेडियो का तो मरकोनी ने ही किया था खोज, पर रेडियो तरंगों की खोज मरकोनी से पहले ये रिसर्च करने ही लगे थे। पर बात ये है कि उससे पहले ने मरकोनी को क्या मिल गया था, रेडियो के लिए आविष्कार का जनक मान लिया गया था। तो माइक्रोवेव तकनीक की खोज की थी। उसके बाद है मेटालिक इफेक्ट जो होते हैं उनकी खोज की थी। बाकी ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने रिसर्च की है। रेडियो संचार जो मेनली है, इन्होंने रेडियो संचार के बारे में भी देखा था। तो हमें क्या याद रखना है जगदीश चंद्र बोस के बारे में, एक तो अभी क्या है जो नया एक फंड बना दिया गया है। फंड का मतलब क्या है, जो वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए। अब जगदीश चंद्र बोस ने एक तो पौधों के जीवन वाले संकेत की खोज की थी। दूसरा जो मेन याद रखना है वो यही याद रखना है माइक्रोवेव वाला। तो माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स पर काम किया था, पर हालांकि उन्हें जनक नहीं माना जाता है, पर माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स पर इन्होंने सबसे पहले काम कर लिया था। तो ये याद रखना है। उसके बाद बोस एक इंस्टीट्यूट भी बनाया गया था, तो इनका योगदान काफ़ी अहम रहेगा, तो ये याद रखना है। अगला है एक M23 सशस्त्र बल के बारे में। तो M23 सशस्त्र बल और उसका उद्गम देखते हैं। तो इसके संबंध में थोड़ा पहले हम रवांडा और इनके झगड़े को समझते हैं। तो जैसा कि मैप में ये पता चल रहा है, ये रहा रवांडा और ये डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इनका एक इतिहास रहा है, पहले हम उस इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं। तो रवांडा हमने समझ लिया, ये छोटा सा एरिया रवांडा का है, नीचे बुरुंडी है, ये DRC है। अब DRC जो डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और रवांडा, इनका थोड़ा हम विवाद को समझते हैं। और उसके बाद हम पहुंचेंगे M23 पे, जो कि एक डेट बताती है, मतलब मार्च 23 मूवमेंट M23 है। तो सोचो अफ्रीका में अगर कभी सबसे बड़े झगड़ों की हम बात करेंगे या दुनिया में, तो रवांडा और कॉन्गो के झगड़े को ही हम याद करेंगे, रवांडा और कॉन्गो के झगड़े को। तो हुआ क्या था, 1994 की ईयर हुआ करती थी। रवांडा में एक बड़ा नरसंहार हुआ। रवांडा में लोकेशन याद है, रवांडा में एक बड़ा नरसंहार हुआ, मतलब जेनोसाइड हुआ। इस नरसंहार में तुत्सी समुदाय के करीब, कौन सा समुदाय पूछा जा सकता है पेपर में, तुत्सी समुदाय जो एक हुआ करता था, इस समुदाय के तुत्सी समुदाय के 8 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। क्या समझ में आया, सबसे पहले में 1994 ईयर हुआ करती थी। 1994 में रवांडा में, इस रवांडा में यहाँ पे रवांडा में क्या हुआ था, एक झगड़ा स्टार्ट हुआ और इस झगड़े के बाद जेनोसाइड हुआ और यहाँ पे तुत्सी समुदाय हुआ करता था। उस तुत्सी समुदाय के 8 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। और ये इतना जघन्य अपराध, मतलब यहाँ पे हिंसा फैली थी कि आम नागरिक तक एक दूसरे को मारने लगे थे। अब यहाँ पे जो कत्लेआम हुआ, यह कत्लेआम जिन्होंने किया उसका जो समूह का नाम था, उसका नाम था हुतू समुदाय। तो क्या हमें पता चला, 2 समुदाय जो पेपर में आएंगे कि हुतू समुदाय और तुत्सी समुदाय किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एक समुदाय देखा हुतू समुदाय और एक समुदाय देखा तुत्सी समुदाय। क्या पता चला हमें, तुत्सी समुदाय के लोगों की हत्या की थी और की किसने की, हुतू समुदाय ने। लेकिन कुछ महीने के बाद क्या हुआ, तुत्सी समुदाय के जो लड़ाके थे उन्हें RPF कहा जाता है, रवांडन पैट्रियोटेट फ्रंट। जो पैट्रियोटिक मतलब राष्ट्रवादी फ्रंट था, RPF। इस तुत्सी समुदाय ने क्या किया, दोबारा से रवांडा पे अधिकार कर लिया, रवांडा पे अधिकार। अब सोचो क्या होगा, ये हुतू समुदाय कहाँ जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो 8 लाख इनके मारे हैं, तो ये भाग के कहाँ चले गए, कॉन्गो चले गए। इतना समझ में आया। ये जो रवांडा के जो हुआ करते थे समुदाय, ये कहाँ पे पहुँच गए, ये पहुँच गए कहाँ पे, कॉन्गो में पहुँच गए। तुत्सी समुदाय ने चूंकि दोबारा कब्जा कर लिया, तो जो हुतू समुदाय था जिसने कत्लेआम किया था वो कहाँ पहुँच गया, कॉन्गो में पहुँच गया। ये हमने जाना। अब क्या हुआ, इसके बाद रवांडा को पर ये डर ये लगता था इसे रवांडा को कि हुतू विद्रोही जो हुआ करते हैं वो छिपकर फिर हमला ना कर दें, इसलिए 1996 में कॉन्गो पर हमला कर दिया रवांडा ने और वहीं से विवाद ये स्टार्ट हो जाता है। तो 1996 से 1997 में रवांडा और कॉन्गो के बीच पहला युद्ध स्टार्ट होता है और ये दोनों कबीले आपस में लड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपस में ये लड़ाई होती है। फिर उसके बाद 1998 से 2003 के बीच दूसरा कॉन्गो वार होता है। इसे यहाँ का अफ्रीका का विश्व युद्ध भी कहा जाता है। तो अफ्रीका का विश्व युद्ध दूसरा कॉन्गो वार हुआ करता था। विद्रोही वही रहेंगे हुतू का समुदाय और हुतू समुदाय वाला जो एरिया हुआ करता था यही वाला, और तुत्सी समुदाय, ये आपस में लड़ते थे। तो ये हमने देखा। अब हुआ क्या, अब हम M23 क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो पहले से ही लड़ रहे
रहे थे काफ़ी समय से। अब क्या हुआ, जो M23 नाम कैसे आया, तो ये मार्च 23 मूवमेंट है, मार्च 23 मूवमेंट है। तो 2009 की एक घटना हुआ करती थी, यहाँ पे एक समझौता हुआ, दोनों देशों ने सोचा शांति बना लेते हैं। तो समझौता क्या हुआ, नेशनल कांग्रेस फॉर डिफेंस ऑफ पीपल, एक तुत्सी नेतृत्व वाली विद्रोही समूह, कौन सा समुदाय, तुत्सी समुदाय का जो विद्रोही समूह था, और कॉन्गो सरकार ने तुत्सी प्रेरित विद्रोह को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया था। मतलब समझौते का उद्देश्य क्या हुआ करता था कि तुत्सी समुदाय को बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और कॉन्गो में एक एकीकृत करने का वादा किया था। तो मतलब क्या था, जो तुत्सी समुदाय था, तुत्सी समुदाय कौन सा था, याद आ रहा होगा कि तुत्सी समुदाय वही था जिसके लोग मारे गए थे। उस तुत्सी समुदाय के कुछ लोग कहाँ रहते थे, कॉन्गो में, उन्हें बेहतर समुदाय में अच्छा सा कॉन्गो उसने मदद करेगी, ये सारी चीज़ें तय हुई थी उस समय। कॉन्गो सरकार तुत्सी समुदाय के प्रति जो विद्रोह चल रहे हैं उन्हें समाप्त करेगी, बल और साथ ही साथ तुत्सी समुदाय के लिए अच्छी राजनीति बनाएगी, क्योंकि हुतू लोग इन्हें मारना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ थी। अब हुआ क्या, इन्हें कुछ मिला नहीं, जो M23 लोग हैं, तो इस वजह से ये लड़ाई चल रही है। तो यही हुआ करता था। तो कॉन्गो के पूर्वी हिस्सों में सक्रिय मुख्य रूप से जो कीवू प्रांत है, तो कॉन्गो में एक पूर्वी इलाके में क्या है, कीवू प्रांत है। वहाँ पे रवांडा, जो रवांडा है, और युगांडा की सीमाओं के पास एक एरिया है, इस एरिया को हम याद रख सकते हैं, कीवू प्रांत है। यहाँ पे 8,000 सैनिक हैं, उनका एक बड़ा समूह है, और उन्हीं समूह को जाना जाता है M23 नाम से। तो ये समूह तुत्सी जाति के लोगों द्वारा बनाया गया। कौन सा, तुत्सी, क्यों, अब हम समझ गए, हुतू को मारना इन्हें है, और तुत्सी ये समुदाय है, जो एक कॉन्गो के पूर्वी हिस्सों में एक अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक ही तो हैं। अब क्या हुआ, M23 को रवांडा द्वारा समर्थन दिया जाएगा। रवांडा क्यों दे रहा है ये हम समझ चुके हैं, क्योंकि रवांडा ही में मारा गया था, तो ये हुआ। उसके बाद है, हाल में ही M23 जो विद्रोही हैं ने कॉन्गो और उनके दूसरे बड़े शहर जैसे बाकुबू और कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है। और क्यों किया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये कॉन्गो बड़ा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। जैसे कोबाल्ट होता है ना पूरे दुनिया का, यहीं पाया जाता है। अब यहाँ एक और शहर है, कॉन्गो के रणनीतिक शहर गोमा पर भी अधिकार कर लिया। तो अगर गोमा शहर पूछा जाएगा तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉन्गो के पूर्वी हिस्सों में एक कौन सा शहर है, गोमा शहर, वहाँ पे भी M23 जो है लड़ा के उन्होंने कर लिया है। तो 2-3 चीज़ आ सकती हैं, M23 कौन सा समुदाय का है, हुतू का है कि किसी का समुदाय है, कि अफ्रीका का है, कि यूरोप का है, तो ये वाली चीज़ें आ सकती हैं। तो ये हमने समझ लिया। तो अब लोकेशन देखते हैं, ये है रवांडा और ये है DRC के बारे में। तो ये हमने देखा एक दूसरे में तो दो ही समुदाय, एक हुतू समुदाय, एक तुत्सी समुदाय, इनका झगड़ा ही पूरे लिए चल रहा है। अब कॉन्गो खनिज के लिए काफ़ी जाना जाता है, यहाँ सोना, हीरा और कोबाल्ट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हमने देखा इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्या हुआ, कब ये स्टार्ट हुआ था, तो 1994 से ये स्टार्ट हुआ था। विश्व युद्ध कौन सा कहा जाता है, दूसरा जो युद्ध हुआ करता था वो इसका विश्व युद्ध कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया इसका। उसके बाद है DRC के बारे में देखो तो इसकी हमने लोकेशन देख ली है। तो DRC है कॉन्गो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो कॉन्गो जो है अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहला कौन सा है, अल्जीरिया है। अल्जीरिया ऊपर की तरफ मिलेगा और ये कॉन्गो दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये भी याद रखना। आसपास के राज्य जो देश हैं वो देख सकते हैं, जैसे DRC है, ये है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इधर सूडान है, सूडान के ऊपर, सूडान के नीचे युगांडा है, रवांडा भी देख ही लिया, बुरुंडी है, तंजानिया और जाम्बिया और अंगोला, ये इसके आसपास के देश हैं जो हमें याद रखने हैं। तो ये हमने याद रखा। अब यहाँ पे ही अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित सीमा है कॉन्गो के पास, क्योंकि कॉन्गो का ये वाला एरिया जो छोटा सा दिख रहा है ये अटलांटिक महासागर के तट पे जो, इसे हमें याद रखना है। तो ये वाला एरिया याद रखना है कि क्या लगती है सीमा, बिल्कुल छोटी सी सीमा लगेगी, तो ये याद रखना। तो DRC का समझा हमने, और हुतू और तुत्सी समुदाय वगैरह देखे। तो ये अब यहाँ पे क्या है, एक कटंगा प्लेटू है जो जानते हैं, DRC में ही ऊपर की ओर क्या है, एक कटंगा प्लेटू है जो खनिज के लिए आता है, खनिज में भी कोबाल्ट वगैरह, तो इस वजह से ये फेमस चल रहा है। तो ये हमने देखा, ये वाले दोनों हो गए। DRC में अभी ये विवाद चल ही रहा है दोबारा से, तो इस वजह से ये चर्चा में, हमने M23 समुदाय के बारे में भी जान लिया है। तो इसके बाद अब रवांडा का देखें, तो रवांडा एक लैंडलॉक देश है जो हमने देख ही लिया। उसके आसपास क्या है, युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी, ये सारे देश हैं। राजधानी क्या है रवांडा की, किंगाली राजधानी है।
अब रवांडा वाला जो एरिया है वहाँ पे मुंगखुआ नदी बहती है और कॉन्गो बेसिन में एक सुसीजी एक नदी है। तो यहाँ पे लेक कीवू, यहाँ पे बस याद रखना है कि रवांडा की जो सबसे फेमस लेक है वो है लेक कीवू, जो रवांडा की सबसे बड़ी झील है। तो ये याद रखना है। तो ये है लेक कीवू, ये रवांडा है, ये डीआरसी है, और ये है लेक कीबू। तो ये याद रखना है हमें, लेक कीबू। ऊपर की ओर युगांडा देखा, ये तंजानिया देखा है, तो ये हमें याद रखना। अगला है रवांडा की भौगोलिक स्थिति, देख ही ली हमने। यहाँ पे एक अल्बर्टाइन रिफ्ट भी है, जो हम देखते हैं अफ्रीका में रिफ्ट है, तो अल्बर्टाइन रिफ्ट करके यहाँ पे एक रिफ्ट है, तो ये देखना है हमें। जैव विविधता का क्षेत्र ये है ये, तो ये हमें सारी चीज़ें इसके बारे में देखा। अब एक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में हमने एक बार आर्टिकल देख लिया था। इसमें बस हमें ये एक नया अपडेट करना है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है इस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। भारत का तो छठा रैंक था, तो सबसे ज़्यादा है डोमिनिका, उसके बाद है चाइना और उसके बाद है होंडुरस। तो ये याद रखना है, डोमिनिका, चाइना और होंडुरस है, ये 3 सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं। भारत क्यों संवेदनशील है? तो भारत की एक तो जलवायु और भौगोलिक पारिस्थितिक तंत्र है। दूसरा है घनी जनसंख्या। भारत में क्या है, जनसंख्या घनी है, लू वगैरह और ये तूफान चलते ही हैं जलवायु के कारण। और बुनियादी ढांचा नहीं है, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, बचने के लिए सुविधा ही नहीं है, तो इस वजह से है। ये सब चीज़ें निकाली किसने रिपोर्ट? तो ये निकाली है जर्मन वॉच ने। तो ये भी याद रखना है, जर्मन वॉच 1991 में बना था। मुख्यालय कहाँ है? वॉन, जर्मनी में इसका। जर्मन वॉच ही है, तो जर्मनी के वॉन में इसका मुख्यालय याद रख सकते हैं। पर्यावरण वगैरह के लिए काम करता है। अगला एक टर्म है न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो साइंस टेक का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो शोधकर्ताओं ने भूमध्य सागर में नीचे, भूमध्य सागर के नीचे जो है, मेडिटेरियन के नीचे उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का पता लगाया। पेपर में क्या आ सकता है न्यूट्रिनो? ये तो मुश्किल ही है कि कहाँ पता लगाया, पेपर में ये आ सकता है कि न्यूट्रिनो क्या होता है, तो इसे समझते हैं। तो सोचो, ब्रह्मांड तो रहस्यों से भरा है, और हमारी समझ में तो कुछ इसमें से, ब्रह्मांडों में से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानव समझ में आती नहीं है। उन्हीं में से एक बेहद हल्का और एक अदृश्य कण है जिसका नाम क्या है? न्यूट्रिनो। तो हल्का और अदृश्य। अब ये हल्का और अदृश्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंटरेक्शन नहीं करता है। तो ये क्या करेगा? इंटरेक्शन किसी से नहीं करता है, मतलब कोई इससे प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो हम उसे जानेंगे कैसे? तो ये है, तो इसे बिना भार वाला कण भी कहा जाता है। कैसा? बिना भार कण वाला, बिना भार का एक कण कहा जाता है न्यूट्रिनो को। ये कण अति सूक्ष्म होते हैं, तो इन्हें देख पाना तो मुश्किल है ही है। अब होता क्या है, सूर्य हुआ, अंतरिक्ष में होने वाली जो प्रक्रिया है और क्वांटम लेवल पर बहुत ही घटनाओं के दौरान ये उत्पन्न होते हैं। तो न्यूट्रिनो कैसे होंगे? सूर्य या अंतरिक्ष में होने वाली प्रतिक्रिया या जो क्वांटम स्तर पर जो घटनाएं होती हैं उनके द्वारा ये होता है। 1930 की सन हुआ करती थी, न्यूट्रिनो की जब खोज हुई थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वोल्फगैंग पाउली। तो याद क्या करना है? पाउली से, पाउली। तो इन्होंने न्यूट्रिनो को पा लिया था, तो पाउली वाले। तो पाउली ने विचार दिया था कि, मतलब इन्होंने ही विचार किया था कि बेतार ऊर्जा में कुछ हो सकता है क्या, मतलब बेतार ऊर्जा का स्रोत और हो सकता है क्या। तो 1956 में फिर क्या हुआ है, मतलब इन्होंने शुरुआत की थी। 56 में काम्बन और बीलर व्यक्ति हुआ करते, उन्होंने न्यूट्रिनो की उपस्थिति का पता लगाया था कि न्यूट्रिनो जैसी चीज होती है। मेनली हमें क्या समझना है न्यूट्रिनो के बारे में? जो न्यूट्रिनो बेहद हल्का और एक कर्म प्रतिक्रियाशील होता है, बिना चार्ज के होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब इनमें विद्युत आवेश नहीं होता है। अगर आवेश होता तो हम जान ही सकते, तो इनमें चार्ज नहीं होता है। अगर चार्ज नहीं होगा तो करंट नहीं, करंट नहीं तो ये क्षेत्र किसी से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, और इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो हम इनके बारे में पढ़ नहीं सकते। तो ये इनका द्रव्यमान इतना छोटा होता है कि लगभग इन्हें हम शून्य मानते हैं, तो बहुत कम इंटरेक्शन होता है। ब्रह्मांड में देखें तो जब सूर्य का नाभिकीय संलयन होता है, तो नाभिकीय क्या है? संलयन प्रतिक्रियाओं के परिणाम से ये जलते हैं। जब सूर्य जलता है तो हाइड्रोजन परमाणु और हीलियम जुड़ते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम जुड़ते हैं, तब भी न्यूट्रिनो उत्पन्न होते हैं। और ये कण ब्लैक होल्स, जो ब्लैक होल हैं और सुपरनोवा जैसी घटनाओं से भी निकलते हैं, मतलब जो एक्सट्रीम दुनिया के जो डार्क मैटर कहते हैं, तो इन्हें क्या कहता है, कहा जाता है घोस्ट पार्टिकल, क्योंकि इनके बारे में पता ही नहीं है, तो घोस्ट पार्टिकल भी इन्हें कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी न्यूट्रिनो के बारे में। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पार्टिकल हैं, पहले स्थान पर फोटॉन्स आते हैं,
दूसरे पे ये हैं, पहले पे फोटॉन्स आते हैं। प्रचुर क्यों कह रहे हैं, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कुछ तो तत्व हैं जो ब्रह्मांड को जोड़े रखे हैं सारी चीज़, पर इनके बारे में अभी पता नहीं है। तो दूसरे पे न्यूट्रिनो, सबसे ज़्यादा क्या है, फोटॉन्स है, क्योंकि प्रकाश भी किस लेंथ में चलता है, किस में चलता है, मतलब तरंग के रूप में, तो फोटोन पैकेट्स के रूप में चलता है, तो फोटोन सबसे ज़्यादा होते हैं। पता लगाना मुश्किल है, विशेषता भी हमने देख ली इनके बारे में। तो ये न्यूट्रिनो, इसके संबंध में ये न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इनमें शून्य आवेश होता है, पता ही नहीं लगेगा द्रव्यमान, तो इस वजह से ये है। अगला है अकावा की खाड़ी। तो अकावा की खाड़ी देखें तो ये है रेड सी, जो सऊदी अरब है इधर है रेड सी। रेड सी का ये वाला हिस्सा है, ये अकावा की खाड़ी है जो इजराइल जॉर्डन से सीमा लगाता है, तो यही है अकावा की खाड़ी। अभी क्या है, अभी यहाँ पे अकावा की खाड़ी में प्रवाल भित्ति के कारण कुछ रुकावट चल रही है, और यहाँ पे होलोसीन युग के कुछ मतलब अध्ययन हो रहा है, तो इस वजह से ये अकावा की खाड़ी चर्चा में चल रही। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है कि यह इजराइल की सीमा है, लगती है, बिल्कुल लगती है। किस में है, तो रेड सी के अंतर्गत अकावा की खाड़ी है, तो ये याद रखना। तो अकावा की खाड़ी लाल सागर में, यहाँ पे जो एक जल संधि है उसका नाम याद रखना, तिरान जल संधि। तो इसी एरिया में यहाँ पे एक जल संधि है, उसका नाम क्या है, तिरान जल संधि। तो ये याद रखना है, यहाँ पे क्या हुआ, अकावा की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है जो तिरान जल संधि है। इजराइल, जॉर्डन, मिस्र और सऊदी अरब इससे सीमा लगाते हैं अकावा की खाड़ी से। और अकावा की खाड़ी में नियोम की खोज की गई है। नियोम क्या है, लवड़ी अंडर वाटर झीलें, मतलब पानी के अंडर वाटर झीलें हैं, तो वो है नियोम, ब्राइन पूल्स, इनकी खोज की गई है। अब प्रोजेक्ट वाटरवर्थ क्या है, तो मेटा जो है फेसबुक वाला, उसी ने वो पूरे ब्रह्मांड, मतलब पूरे पृथ्वी पर जो नेटवर्क चलता है वो केबल के माध्यम से चलता है, तो समुद्र में पूरे में केबलें बिछी होती, तो उन्हीं में दुनिया की सबसे बड़ी केबल बिछाई जा रही है, और उसमें भारत को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है 50,000 किलोमीटर की। तो भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, ये सारे देश आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो यही है बस वाटरवर्थ के लिए। तो कितना, 50,000 किलोमीटर का है। अगला है कि ओवॉइड कोशिकाएं। तो ओवॉइड कोशिकाओं का मतलब क्या हो, ये तो ये एक क्या लग रहा है, ये ओवॉइड सेल्स का मतलब है जो अंडाकार संरचना होती है, तो यही है ओवॉइड सेल्स, अंडाकार। तो शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क में एक नई कोशिका की खोज की है, जो सेल होती है। तो अभी भी सोचो, हमारा मस्तिष्क और हमारी बॉडी में नई नई खोजें हो रही हैं इतनी रिसर्च के बाद। तो इसी में ओवॉइड जो है, ओवॉइड कोशिकाओं की खोज हुई है नई, इन्हें ही नाम दे दिया गया ओवॉइड कोशिका, क्योंकि ये थोड़ी अंडाकार संरचना में पाई गई हैं। ये न्यूरॉन्स के प्रकार होते हैं जो मानव मस्तिष्क में याददाश्त और पहचान में अहम भूमिका निभाते हैं। तो अगर ओवॉइड सेल्स का पूछे किससे संबंधित है, तो न्यूरॉन्स, मतलब दिमाग से संबंधित है। अब इससे होगा क्या, ये मस्तिष्क के बारे में नई खोज करने में हमें पता चलेगा, ये अल्जाइमर वगैरह जो बीमारियाँ होती हैं, मिर्गी वगैरह, इन सब के बारे में भी हमें पता चलेगा। तो हमने क्या देखा, अंडाकार एग शेप हमें कुछ सेलें मिली हैं, और उन सेलों को ही हमने ओवॉइड सेल का नाम दे दिया गया है। ये मानव, जानवर, पौधे, इन सब में ये पाई जाती हैं, तो ये सब देखा। उसके बाद है अगला कोमोडो अभ्यास। केवल इतना याद रखना, कोमोडो अभ्यास किसके साथ है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच है, बाली में हो रहा है। तो भारत की ओर से आईएनएस शार्दुल जा रहा है, तो कहाँ हो रहा है, ये बाली में हो रहा है, मतलब इंडोनेशिया का जो आइलैंड है बाली, वहाँ पे भारत के बीच में कोमोडो अभ्यास हो रहा है। बस इतना याद रखना है इसके बारे में। अगला है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। तो पशु स्वास्थ्य संगठन है, तो केंद्र सरकार के पशु एवं डेयरी विभाग ने जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन से जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए रोड मैप तैयार किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय फ्रांस, पेरिस में। मतलब हुआ क्या है, सरकार जो है, सरकार डेयरी वगैरह को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ जो WAH है, विश्व जो पशु स्वास्थ्य संगठन, क्योंकि पशु स्वस्थ रहेंगे भारत के तभी कुछ होगा, तो उसके साथ समझौता कर लिया। इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत इसका सदस्य है। जैसे अब रोगों के संबंध में एक दूसरे देश की मदद करना, जानकारी सुनिश्चित कराना, ये सब चीज़ें मेनली एक दो ही चीज़ें आ सकती। मुख्यालय कहाँ है, कब बना था, भारत सदस्य है कि नहीं है, तो है सदस्य इसका। उसके बाद है एक लॉगर हेड कछुआ। ये दुनिया के सबसे बड़े कछुए होते हैं अगर पूछा जाए, लॉगर हेड कछुआ। तो ये क्या हुआ, अभी इनमें कुछ खोजें हुई हैं, और इनमें पाया गया है कि जिस एरिया में लॉगर हेड कछुओं में विभिन्न चुंबकीय गुणों को सीख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो लॉगर हेड कछुए हैं वो विभिन्न चुंबकीय गुणों को सीख सकते हैं और उन्हें याद रख सकते हैं। इनका शरीर बड़ा होता है, मतलब सिर बड़ा,
मजबूत जबड़े होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? क्या ये अटलांटिक महासागर में के बाद हिंदू महासागर में पाए जाते हैं? बिल्कुल अपने यहाँ भी ये पाए जाते हैं। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ही अटलांटिक है, हिंद महासागर है, उपोष्ण वाला समशीतोष्ण यहाँ पे पाए जाते हैं। जीवन काल 70 से 80 वर्ष होता है। तो इनके बारे में क्या हमें नया पता चला है कि ये कुछ ऐसे हैं जो चुंबकीय मैग्नेटिक से कर सकते हैं, ये मतलब प्रतिक्रिया वगैरह उन्हें याद भी रख सकते हैं। तो ये हमने याद किया, तो ये वाला हुआ इसके बारे में। अगला है अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस। तो अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस का क्या मतलब हुआ कि भारत और अमेरिका ने अंडर वाटर मतलब समुद्र के अंदर की चीज़ों को जानना और एक दूसरे को सहयोग को बढ़ावा देना। तो पानी के अंदर भी तो गतिविधियाँ चल रही हैं, तो उसी को बढ़ावा देना और एक दूसरे की मदद करने के लिए अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस है, उसमें दोनों सहयोग करेंगे। तो अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस समुद्र के नीचे की सभी गतिविधियों की निगरानी करता है। जलवायु परिवर्तन, समुद्री डकैती, आतंकवाद, इन सब में भी ये क्या कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। तो ये हमने देखा अंडर वाटर वाले में। उसके बाद इसके प्रमुख घटक क्या हैं? मानव रहित अंडर वाटर व्हीकल चलाए जाएंगे, जैसे ड्रोन चलता है वैसे यहाँ पे ध्वनि की निगरानी होगी। और लेडार में तकनीक में क्या होते हैं, जो ध्वनि तरंगें छोड़ी जाती हैं उससे कुछ समुद्र के नीचे की संरचना, इन सब के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये लेडार एक तकनीक याद रखना है। लेडार क्या आता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो लाइट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट डिटेक्शन, जो लाइट डिटेक्शन एंड रेंगिंग, RANGING। तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंगिंग होता है, ये लेज़र लाइट का उपयोग करते हैं और चीज़ों को पता लगाने का काम करते हैं। तो ये भी देखा। और उससे संबंधित ये MCQ है जो UDA का था। उसके बाद है भारत का पहला इंटरटाइडल बायो ब्लिड्स। तो इंटरटाइडल बायो ब्लिड्स का क्या मतलब हुआ? तो बस ऐसा समझो कि जहाँ स्थल समाप्त होता है और समुद्र स्टार्ट होता है, मतलब दोनों के बीच वाला एरिया, वही है इंटरटाइडल बायो ब्लिड्स। तो भारत का पहला अभी चूंकि बनाया गया तो इस वजह से ये चर्चा है। तो भारत का पहला इंटरटाइडल ब्लिड जो बायो ब्लिड्स का आयोजन किया गया है। टाइडल लिखा है ना, तो टाइडल का मतलब क्या होता है? टाइड मतलब ज्वार। तो वही एरिया जहाँ समुद्र और भूमि के बीच वाला एरिया होता है, यहाँ जैव विविधता वगैरह ये सब है। अभी जो पहल के तहत भारत में पहली बार बनाया गया है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश के तट पर। आंध्र प्रदेश के तट पर स्यूडोसोरस बिफासिया नामक फ्लैटवर्म को भारत की मुख्य भूमि में पहली बार पाया गया। मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ समुद्र और स्थल मिलते हैं, वहाँ पे ये पाया गया है। तो इसे ही भारत का पहला इंटरटाइडल बायोब्लिड्स का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ पे स्यूडोसोरस बिफासिया करके एक है फ्लैट वॉर्म जो होते हैं जो जीव, उन्हें पाया गया। तो ये क्या होता है? जो ज्वार आते हैं और निम्न जमीन का क्षेत्र होता है उसे ही कहते हैं इंटरटाइडल जोन। तो यही चीज़ें हैं जहाँ अब यहाँ पे नॉर्मल है कि जहाँ दोनों चीज़ें मिल रही होंगी, समुद्र वगैरह ऐसे देखो ये समुद्र और ये, तो यहाँ पे जैव जीव वगैरह ज़्यादा होंगे, सारी चीज़ें समुद्री जीवों के प्रजनन स्थल होते हैं। यहाँ पे तटों का कटाव भी लहरों से ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें जोन में क्या होता है? अब समुद्री लहरों से ये एरिया नम रहते, लाइकन घोंगे यहाँ खूब पाए जाते हैं, केकड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें तटों पे ही ज़्यादा पाई जाती। तो वही एरिया है, यहाँ पे हमेशा पानी वगैरह रहता ही। तो इंटरटाइडल जोन के को अगर खतरा होता है जलवायु परिवर्तन से, प्रदूषण से, क्योंकि तटों पर अगर तेल रिसाव और मानव गतिविधि के कारण प्रदूषण होता है तो भी खतरा है। उसके बाद है तटीय पारिस्थितिकी। तो तटीय पारिस्थितिकी अगर खतरे में आती तो ये भी हो जाएगा। तो इससे संबंधित ये देखा हमने, उसके संबंधित ये क्वेश्चन लगाना है। तो इंटरटाइडल जोन समुद्री जंगल भी कहा जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए, जैसे अपने यहाँ जंगल होते हैं और सभी जीव और सारी चीज़ें मिलती, वैसे ही इंटरटाइडल जोन को समुद्र का जंगल कह सकते हैं। और यहाँ पे सी आर्चिन, सी स्टार समुद्र के सफाई कर्मचारी होते हैं, कई जीव होते हैं जो एक दूसरे को खाएंगे, ये सारी घोंगे ये सारी चीज़ें मिलती। अगला लास्ट है हरियाणा के मंडोर में RUTAGE जो रोटेच करके स्मार्ट विलेज वगैरह का शुभारंभ किया। ये क्या है तकनीक? ये बस ऐसी तकनीक है जो विलेज स्तर या कहीं पे भी जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ साथ पर्यावरण को भी देखेगा। तो अत्याधुनिक तकनीकों के साथ साथ पर्यावरण को भी लेके जो चलते हैं विलेज के रूप में। तो हरियाणा के मंडौर में रोटेज स्मार्ट विलेज सेंटर का शुभारंभ किया गया है। तो ये क्या है रोटेज स्मार्ट? तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण प्लस प्राकृतिक जो संसाधन होंगे उसके साथ डेवलपमेंट, वही सतत विकास टाइप का ये काम करना है। तो ये कहाँ पे हुआ है? हरियाणा में। तो ये हमने देखा 18 फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स।